एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि इस दुनिया के कोई भी चीज अगर प्यार मोहब्बत से नहीं मिल पाए तो फिर उसे जोर जबरदस्ती से भी हासिल नहीं किया जा सकता है। और जो व्यक्ति इसको जोर जबरदस्ती से हासिल करने की कोशिश करता है तो खुद की जिंदगी तो वो बर्बाद कर ही लेता है, अपने साथ साथ न जाने और भी कितने लोग की जीवन हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। आज की जो सच्ची घटना है इसमें भी ठीक कुछ ऐसा ही होता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको बता रहा हूं, दरअसल ये घटना होता है छत्तीसगढ़ प्रदेश का। छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक शहर लगता है बिलासपुर, और इसी बिलासपुर शहर के रहने वाली प्रियंका श्रीवास्तव होती है। प्रियंका, जिसकी उम्र करीब करीब 21 वर्ष होता है, जो अपने ही गांव से बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही होती है। ठीक वैसे तो प्रियंका जो बिल्हा शहर के मारीपार गांव के रहने वाली होती है, जिसके पिता का नाम होता है नारद श्रीवास्तव। प्रियंका जिस कॉलेज के भीतर पढ़ती है उसी कॉलेज में पढ़ने वाला कृष्णा तिवारी, कृष्णा जिसकी उम्र होती है करीब 25 वर्ष, जो कोनी का रहने वाला होता है। कृष्णा के पिता का नाम होता है लक्ष्मी प्रसाद तिवारी। पढ़ाई के दौरान जब कृष्णा और प्रियंका की मुलाकात होती है, दोनों के बीच में पहले दोस्ती होती है, फिर बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन कृष्णा और प्रियंका के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी न तो प्रियंका के परिवार वालों को पता चलता है और न ही कृष्णा के घर वालों को। जब कुछ महीने का समय बीत जाता है, प्यार का परवान जब चढ़ता है, इधर कृष्णा अब प्रियंका से शादी करने का फैसला कर लेता है। इसलिए एक दिन कृष्णा जब प्रियंका से मुलाकात करता है, उससे कहता है कि हम इस तरह से कब तक छिप छिपा कर मिलते रहेंगे, बेहतर है कि या तो हम शादी कर लेते हैं या फिर घर छोड़कर के दोनों भाग जाते हैं। कृष्णा जब इस तरह की बात कहता है प्रियंका से, प्रियंका इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है, बल्कि प्रियंका कृष्णा को जवाब देते हुए कहती है कि मैं किसी भी हाल में अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। प्रियंका जब अपने माता पिता की दुहाई देती है, ये सुनकर के कृष्णा काफी गुस्से में आ जाता है और उसको प्रियंका को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें मुझसे प्यार करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में देख लेना चाहिए था, सोच लेना चाहिए था, पूछ लेना चाहिए था। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में जब बहस होना शुरू होती है, ये लड़ाई झगड़े में बदल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, प्रियंका कृष्णा को समझाते हुए फिर कहती है कि इस तरीके से तुम लड़ाई झगड़ा करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर है कि तुम अपने पिताजी को अपने घर पे भेजो, मेरे घर पे भेजो, ताकि वो हमारे घर पे आकर के हम दोनों के रिश्ते के लिए बात करें। जैसे इस तरह के सुझाव देती है, कृष्णा को ये सुझाव पसंद आ जाता है। इसलिए कृष्णा एक दिन जब अपने घर पे जाता है, अपने और प्रियंका के बारे में अपने पिता से कह देता है, कहता है कि मैं हर हाल में सिर्फ और सिर्फ प्रियंका से ही शादी करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसके घर जाइए और उसके पिताजी से हम दोनों के रिश्ते के बारे में बातचीत कीजिए। अब जैसे इस तरह की बातें वो कहता है, पहले तो लक्ष्मी प्रसाद इसके लिए तैयार ही नहीं होता, लेकिन कृष्णा जब अपने पिता के ऊपर लगातार दबाव बनाने लगता है, लक्ष्मी प्रसाद भी अपने बेटे की दबाव में आ जाता है, क्योंकि कृष्णा उसका इकलौता संतान होता है। इसीलिए लक्ष्मी प्रसाद एक दिन प्रियंका के पिता से बातचीत करने के लिए उसके घर जाता है। नारद प्रसाद, जिसके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा, सबसे बड़ी बेटी होती है प्रियंका। नारद का एक साड़ू भाई है जिसका नाम होता है जो बिलासपुर के भीतर रहता है। दरअसल प्रियंका अपने मौसा मौसी के पास ही रह करके बिलासपुर से ही पढ़ाई करती है। इधर लक्ष्मी प्रसाद जब नारद के घर पे पहुंचता है, नारद से कहता है कि दरअसल मैं आपको जानता तो नहीं हूं, लेकिन मैं आप ही से मुलाकात करने बिलासपुर से चल कर आया हूं। जैसे इस तरह की बातें वो कहता है, नारद लक्ष्मी प्रसाद को काफी इज्जत सम्मान से अपने घर में बिठाता है और फिर दोनों आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। अब लक्ष्मी प्रसाद नारद से कहता है कि दरअसल मैं पंडित जाति बिरादरी से हूँ। मेरा बेटा कृष्णा और प्रियंका, जो दोनों एक दूसरे को काफी हद तक पसंद करते हैं, दरअसल दोनों शादी करना चाहते हैं। इसीलिए मैं दोनों के रिश्ते को लेकर के आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ। जैसे ही शादी की बात कहता है, ये सुन करके नारद एकदम से चौंक जाता है। दरअसल नारद को कभी ये बात पता ही नहीं चलता कि उसकी बेटी का किसी लड़के के साथ में अफेयर चल रहा है। लेकिन शादी की जब बात कहता है तो नारद इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं होता, बल्कि लक्ष्मी प्रसाद को जवाब देते हुए कहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी गैर जाति बिरादरी में नहीं कर सकता हूँ। दूसरी जाति में शादी करने से इनकार कर देता है। लक्ष्मी प्रसाद उसको समझाते बुझाते हुए कहता है कि दरअसल अब समय बदल गया है, अब जल्दबाजी में आप फैसला ना लीजिए, बल्कि अपने परिवार वालों से बातचीत करके तब आप हमें बताएं। लेकिन नारद उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस विषय पे आगे कुछ भी बात करना ही नहीं चाहता हूँ। दरअसल मैं अपनी बेटी का ऑलरेडी रिश्ता तय कर चुका हूँ और बहुत ही जल्द उसकी शादी भी करने वाला हूँ। लक्ष्मी प्रसाद इस तरह की बात जैसे ही कहता है, लेकिन नारद जो है इस रिश्ते के लिए बिल्कुल कभी तैयार ही नहीं हो रहा था। इधर लक्ष्मी प्रसाद जब वापस घर लौट जाता है, इस बारे में अपने बेटे कृष्णा से बता देता है।
कृष्णा को जब ये बात पता चलता है कि प्रियंका के पिताजी ने शादी के रिश्ते से इनकार किया, सुन करके कृष्णा काफी गुस्से में आ जाता है और अगले ही दिन अपने बुलेट बाइक उठाता है और फिर से प्रियंका के घर पे पहुंच जाता है और जाकर के उसके पिता नारद से कहता है कि दरअसल मेरे पापा कल आपसे रिश्ते की बात करने के लिए आए थे, मैं उन्हीं का बेटा कृष्णा हूं। मैं चाहता हूं कि आप प्रियंका का शादी मुझसे करवा दें। लेकिन शादी की जब बात कहता है, नारद उसे जवाब देता है कि जो भी मुझे कहना था, बताना था, कल ही मैं तुम्हारे पिता को जवाब दे चुका हूं, इसलिए इस विषय पर मैं कोई भी आगे बातचीत नहीं करना चाहता। कृष्णा भी नारद को काफी समझाने की कोशिश करता है। नारद जब उसकी बात नहीं मानता है, कृष्णा अब नारद को धमकी देता है और कहता है प्रियंका की अगर शादी मेरे से नहीं हुई तो आप याद रखना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जैसे ये धमकी देता है, ये सुनकर के नारद भी काफी गुस्से में आ जाता है। वहां से कृष्णा वापस जब घर लौटता है, नारद तुरंत ही अपने सारू भाई जोगीराम के नंबर पे कॉल करता है और उससे कृष्णा से सारी बातें बता देता है। दरअसल अपने शारू भाई से कहता है कि कृष्णा मेरे घर पे आया था और आकर के मुझे वो धमकी दे करके गया है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब तुम प्रियंका के ऊपर नजर रखना, कोशिश करना कि प्रियंका कभी भी कृष्णा से बातचीत ही न कर पाए। जैसे ही कृष्णा के बारे में बताता है, इधर जोगीराम अपने शारू भाई को समझाते हुए कहता है कि मैं प्रियंका को तो संभाल लूंगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप थाने में जाकर कृष्णा के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दीजिए। मुकदमा दर्ज करने की जब बात कहता है, नारद इस बात से मना कर देता है, कहता है कि मैं थाने में अगर जाऊंगा इससे हमारी ही बेइज्जती होगी। लेकिन इधर कृष्णा जब अपने घर पे आता है, पूरी रात वो बेचैन रहता है, सो ही नहीं पाता है। अगले दिन 21 अगस्त को सुबह में प्रियंका के नंबर पे वो कॉल करता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है। प्रियंका कहती है कि मैं कॉलेज जब जाऊंगी उधर से आते समय मैं तुमसे मिल लूंगी। इधर प्रियंका जब सुबह सुबह अपने घर से तैयार होकर के कॉलेज के लिए निकलती है, प्रियंका के मौसा मौसी उसको समझाते हुए कहते हैं कि दरअसल तुम्हारे पापा ने मेरे नंबर पे कॉल किया था और कृष्णा के बारे में ऐसी ऐसी सारी बातें बता रहे थे। हम चाहते हैं कि आज के बाद से तुम कृष्णा से कभी नहीं मुलाकात करोगे। जब प्रियंका को समझाने की कोशिश करते हैं उसके मौसा मौसी, तो प्रियंका भी अपने मौसा मौसी को जवाब देते हुए बोलती है कि आप लोग को मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पापा ने काफी विश्वास करके मुझे यहाँ पर आपके पास पढ़ने के लिए भेजा है, मैं उनका विश्वास किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगी। प्रियंका जब कॉलेज में पहुंचती है, दोपहर के समय जब अपने कॉलेज से वो बाहर निकलती है, उसी समय ही कृष्णा प्रियंका के नंबर पे कॉल करता है और उसे अपने हॉस्टल पे मिलने के लिए बुलाता है। दरअसल कृष्णा जो राजस्व कॉलोनी के एक हॉस्टल के भीतर रह करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, इससे पहले भी प्रियंका कृष्णा के हॉस्टल पे कई बार जा करके आपस में मुलाकात भी कर चुकी है। इधर हॉस्टल पे जब वो बुलाता है, प्रियंका कहती है कि थोड़ी देर में वहां पर मैं पहुंच जाऊंगी। लेकिन जब 1-2 घंटे का समय बीत जाता है, प्रियंका जब कृष्णा को हॉस्टल पे नहीं पहुंचती है, कृष्णा फिर से प्रियंका के नंबर पे कॉल करता है। अब प्रियंका जब फोन उठाती है, कहती है कि मैं अपने सहेलियों के साथ ही हूँ, आने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। 1-2 घंटे का और समय बीत जाता है। 1 घंटे बाद ही प्रियंका जब कृष्णा के पास नहीं पहुंचती है, कृष्णा फिर से प्रियंका के नंबर पे कॉल करता है। तब प्रियंका कहती है कि दरअसल मैं अशोक नगर तक पहुंच चुकी हूँ। अशोक नगर तक पहुंचने की जब वो बात बोलती है कृष्णा को, प्रियंका की बातों पे भरोसा ही नहीं होता है। इसीलिए कृष्णा प्रियंका से कहता है कि तुम अशोक नगर में वहीं रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ। उसके बाद से कृष्णा अपना बुलेट बाइक निकालता है और अशोक नगर के चौराहे पे जा पहुंचता है, जहां पर प्रियंका अपने 2 सहेलियों के साथ वहां पे खड़े होकर के बातचीत कर रही थी। कृष्णा जब वहां पे पहुंचता है, काफी गुस्से में होता है और जाकर के प्रियंका को डांटने फटकारने लगता है। कहता है कि मैं सुबह से परेशान हूं तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुम यहाँ पे खड़ी होकर के अपने सहेलियों के साथ गप्पे मार रही हो, तुम्हें मेरे लेकर के कोई भी चिंता नहीं हो रही है। जैसे गुस्से में इस तरह की बातें कृष्णा कहता है, प्रियंका भी गुस्से में आ जाती है और गुस्से में प्रियंका जवाब देते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे लिए मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं? जब तुम मेरे घर पे गए थे तो तुमने मेरे पापा को धमकी क्यों दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पापा के साथ इस तरह से बातचीत करने की? इसी बात को लेकर के अशोकनगर चौराहे पर ही प्रियंका और कृष्णा के बीच में काफी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। लेकिन जब झगड़े होते हैं इन दोनों के बीच, तो वहां पर काफी सारे लोग जमा हो जाते हैं। तभी वहां के स्थानीय नेता प्रशांत तिवारी वहां पहुंच जाता है। प्रियंका और कृष्णा को जब वहां देखता है, देख करके दोनों को पहचान जाता है, जा करके दोनों को शांत करा देता है, भीड़ भी वहां से खाली करवा देता है। जब दोनों शांत हो जाते हैं, उसके बाद से कृष्णा प्रियंका को अपने बुलेट बाइक पे बिठाता है और अपने हॉस्टल लेकर के जाता है। लेकिन जब तक दोनों अपने हॉस्टल पे पहुंचते हैं, तब तक दोनों की गुस्सा भी शांत हो जाती है। जैसे ही कृष्णा के हॉस्टल पे वो पहुंच जाता है, कृष्णा प्रियंका से कहते हैं तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। इसलिए प्रियंका कृष्णा को जवाब देते हुए कहती है कि मैं चाय नहीं पीऊंगी, मुझे भूख लगा हुआ है, तुम खाना जा करके लाओ। कृष्णा बाहर जाता है, जाकर के होटल से खाना लेकर के आता है
और फिर अपने ही हॉस्टल के भीतर बैठकर प्रियंका और कृष्णा दोनों एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन जब दोनों खाना खा लेते हैं तो दोनों के बीच फिर से इसी शादी को लेकर के दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। लेकिन दोनों जब शादी के मैटर को लेकर के बातचीत करते हैं, फिर से दोनों के बीच में उलझ जाते हैं इस बातचीत के दौरान। जैसे दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं, कृष्णा प्रियंका से साफ साफ पूछता है कि तुम मुझसे शादी करोगी या फिर नहीं करोगी। इसमें प्रियंका साफ साफ गुस्से में ही जवाब दे देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, बल्कि मैं वही शादी करूंगी जहां पर मेरे माता पिता कहेंगे। जैसे इस तरह की बातें प्रियंका कहती है कृष्णा से, कृष्णा इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि तुरंत ही एक हथियार उठाता है और उसी हथियार से प्रियंका के ऊपर एक कई सारे वार करता है, जिसकी वजह से प्रियंका काफी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाती है। हालांकि प्रियंका की सांसें तो चल रही थी, लेकिन उसी हाल में कृष्णा प्रियंका को वहीं पे छोड़ देता है और मौके से वो भाग जाता है। इधर प्रियंका को जब अपना दर्द बर्दाश्त नहीं होता, दर्द से कर्रा रही होती है, काफी चिखती चिल्लाती है, कर्राती है, तब बगल का ही स्टूडेंट जो राकेश वर्मा के कानों में आवाज आता था, कृष्णा को हॉस्टल में आता है। वहां पे राकेश भी एक गलती करता है, वो प्रियंका को अस्पताल नहीं लेकर के जाता है, बल्कि इस बात की जानकारी सरकंडा थाने में दे देता है। इधर पुलिस वालों को जैसे ही खबर मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ उस हॉस्टल पे पहुंचती है और जब प्रियंका को देखती है तो पता चलता है प्रियंका की मौत हो चुकी है। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो पुलिस को वहां पर प्रियंका का मोबाइल मिल जाता है। पुलिस सबसे पहले राकेश से ये बात पूछताछ करती है कि इस हॉस्टल के भीतर रहता कौन है। इस पर राकेश पुलिस वालों को जवाब देता है, दरअसल इस हॉस्टल में कृष्णा रहता है और ये कृष्णा का ही प्रेमिका प्रियंका है। पुलिस सबसे पहले उस लाश को अपने कब्जे में लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है और साथ ही साथ इस बात की खबर जो है प्रियंका के मौसा के साथ साथ उसके माता पिता को भी भेजवाती है और सबको अस्पताल में बुलाती है पुलिस। इधर प्रियंका के मौसा उसके माता पिता जब अस्पताल में पहुंचते हैं, प्रियंका की लाश को देख करके पहचान जाते हैं। पुलिस जब प्रियंका के माता पिता से उसकी हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो प्रियंका के माता पिता जवाब देते हुए कहते हैं पुलिस वालों को कि दरअसल हमारे बच्चे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि कृष्णा ने ही किया है। पुलिस प्रियंका के माता पिता के कहने पे धारा 302 के तहत कृष्णा के नाम पर नामदर्ज मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसके बाद से कृष्णा को खोजना शुरू कर देती है। पुलिस कृष्णा को ढूंढने के लिए सबसे पहले उसके मोबाइल नंबर पे कॉल करती है, लेकिन कृष्णा का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से पुलिस कृष्णा की एक फोटो लेकर के एरिया के तमाम जिलों के थाने में जो सर्कुलेट कर देती है फोटो, सरगर्मी से कृष्णा की तलाश तफ्तीश में जुट जाती है। जब 2-3 दिन का समय बीत जाता है, इधर 23 अगस्त को मोगली जिला के अंतर्गत सरगांव थाने के एक सिपाही जब चौराहे पे अपने ड्यूटी कर रहा था, सरगांव चौराहे पर ही कृष्णा को देख लेता है। जैसे ही कृष्णा को देखता है सिपाही उसको गिरफ्तार कर लेता है और सरगांव थाने पर उसको लेकर के आता है। पुलिस जब कृष्णा को लेकर के सरगांव थाने पहुंचती है, सबसे पहले इस बात की जानकारी सरकंडा थाने में देती है। इधर सरकंडा थाने के पुलिस वालों को जैसे ही खबर मिलती है, पुलिस अपने दलबल के साथ सरगांव थाने पहुंच जाती है और वहां से कृष्णा को अपने साथ कस्टडी में लेकर के थाने पर पहुंच जाती है और फिर जाकर कृष्णा से प्रियंका की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। कृष्णा भी बिना किसी शक्ति दबाव के ही पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन कृष्णा पुलिस वालों को कहता है कि दरअसल साहब, मैं प्रियंका को मारना नहीं चाहता था, बल्कि मैं तो उसे बेइंतहा प्यार करता था, मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन प्रियंका मुझसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं हो रही थी। इसी बात को लेकर के जब हम दोनों के बीच में झगड़े होने लगे, मैं इस प्रकार से गुस्से में आ गया कि गुस्से में ही मैंने प्रियंका को मार दिया। अब कृष्णा जब अपना जुर्म को कबूल कर लेता है, उसके बाद से पुलिस अगले ही दिन उसको जिला अदालत में पेश कर देती है, जहां से उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अब जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।